हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं नीट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस विद कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस, जो आपके नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन को एक नया रूप दे देगा। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में नहीं बताया है तो प्लीज जरूर बता दीजिए ताकि उन तक भी ये चैनल पहुंच पाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। A moving block having a mass small m collides with another stationary block of mass 4m. The lighter blocks come to the rest after the collision when the initial velocity of the block is v. Then the value of coefficient of restitution E will be. देखिए, क्वेश्चन ने हमें ये कहा है कि फर्स्ट जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी को अगर हम v ले लें, सेकेंड ब्लॉक की वेलोसिटी को कहा गया है कि स्टेशनरी है, और जब इसने बड़े ब्लॉक के साथ कोलाइड किया तो फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। तो क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हम यहां फॉर्मूला लगाते हैं, द v1 इज इक्वल्स टू m1e माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। देखिए, क्वेश्चन ने हम लोगों को u2 के बारे में पहले से कहा गया है कि u2 तो 0 है, इसलिए सेकंड स्टेप को हमें सॉल्व नहीं करना है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल लाइटर बॉडी बिफोर द कोलिजन was v and after the collision it becomes 0, तो v1 0 हो गया है। m1 की जगह क्वेश्चन ने कहा कि ब्लॉक का मास m है इंटू e, जो कि एक हैवी ब्लॉक जिसका मास 4m के साथ कोलाइड कर रहा है। दोनों के मासेस रखे और ये v से आ रहा था। अब क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास आ रहा है 0, इसको हमने लिखा m1 माइनस 4e इंटू वी डिवाइड बाय 5m इक्वल टू 0 होने का मतलब हो गया 1 माइनस 4e की वैल्यू 0 होगी, और e की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें वी विल गेट अ 1/4, और यू कैन जस्ट राइट 0.25 इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन दिस क्वेश्चन। A body A of mass 4m is moving with the speed u collides with another body B of mass 2m at rest. इसका मतलब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हमें u दी गई है और सेकेंड बॉडी के लिए कहा गया है कि इसकी वेलोसिटी 0 है। द कोलिजन इज हेड ऑन इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि ए बॉडी की एनर्जी कितनी लॉस हुई है वो हमें पता करके बतानी है। ए बॉडी की एनर्जी कितनी लॉस है ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा ए बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी हुई है। तो ए बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो v1 है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 0, क्योंकि सेकेंड स्टेप में हमने u2 की वैल्यू 0 दे रखी है तो सेकेंड स्टेप लिखने का कोई फायदा नहीं है। The first body is having a mass 4m minus, which is colliding with another body of mass 2m divided by 4m plus 2m multiplied by u. It was moving with the velocity u. 4m में से 2m माइनस किया 2m हो गया, 6m डिवाइड में है तो you can just write as you will get u by 3 is the velocity of the ball after the collision. अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ऑफ ए। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ऑफ ए कोलाइडिंग बॉडी। तो हम पहले चेक करेंगे कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। चेंज हमने लॉस लिख रहे हैं इसलिए मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, और पहले फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी क्या थी वो लिखेंगे। इसे हमने डिवाइड करने पे फ्रैक्शन बन जाएगा। So you can just write as half into the mass of colliding body was 4m and the velocity after the collision is v1 and initially it was u1. So u1 square minus v1 square
हमने ऑलरेडी लॉस वर्ड ले लिया है, इसलिए u1 पहले ले रहे हैं, हाफ इंटू 4m इंटू u1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है u1 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर डिवाइड बाय u1 स्क्वायर, जिसे आप ऐसा भी कह सकते हैं 1 माइनस v1 बाय u1 का होल स्क्वायर। अब अगर बात करें u1 की तो उसकी वैल्यू u है, और बात करें अगर v1 की तो उसकी वैल्यू u बाई 3 है। अगर इसको यहां पे रख दिया जाए तो यू विल गेट u बाई 3 डिवाइड बाई u का होल स्क्वायर। u से u कैंसिल आउट हो गया, 1 minus 1 by 9, you will get the fraction of energy lost is 8 by 9 in this question, which comes in the option number 2. An object is flying in air with the velocity this, which suddenly breaks into the two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies up with the velocity this much, the velocity of the larger piece will be. देखिए, अगर कोई भी कोलिजन एक्सप्लोजन का केस होता है तो हम कहते हैं कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, तो इसका मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना हमारा फाइनल होना चाहिए। रेशो हमें दिया हुआ है 1:5, तो ऐसे समझ लीजिए कि इनिशियली हमारा टोटल मास 6 था, जो कि 20I प्लस 25J माइनस 12K से मूव कर रहा था। तो मोमेंटम लिखने के लिए मैंने मास को वेलोसिटी से मल्टीपल किया, इज इक्वल्स टू, कहते हैं स्मॉलर मास हो गया जिसका मास हमने 1 लेना है, 100I प्लस 35J प्लस 8K से मूवमेंट कर रहा है। तो जो हैवी मास होगा, हैवी मास का मतलब हो गया जिसका मास हम 5 लेने वाले हैं, वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ये हमें पता करके बताना है। तो रेशो हमें 1:5 दिया गया था, इसलिए लाइटर का मास हमने 1 और हैवी का मास हमने 5 लिया, और टोटल हमने 6 लिया। 6 को 20 से मल्टीपल किया तो 120I आ गया, प्लस 25 को 6 से मल्टीपल किया तो 150J आ गया, 12 को 6 से मल्टीपल किया 72K आ गया, उधर 1 को 100 से मल्टीपल किया तो 100I बनेगा, जो लेफ्ट में आके माइनस 100I बन जाएगा, 35J माइनस 35J हो जाएगा, 8K माइनस 35K हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू V2 वेक्टर। 120 में से अगर 100I माइनस किया जाए तो यू विल गेट 20I, 150J में से 35J माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ 105J कैप, 72 में से 8 अगर माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे तो यू विल become 80K is equals to 5V वेक्टर। V2 वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए सारी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करें, यू विल गेट अ 4I प्लस 21J, सो यहां पे 105 नहीं 115 बचेगा, तो 115 की वजह से ये बनेगा 23J, और 80 को 5 से डिवाइड करें तो माइनस ऑफ 16K इज द राइट आंसर। तो 4I प्लस 23J माइनस 16K इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉडी। A particle of mass 5m at rest suddenly breaks into into 3 fragments. 2 of the mass m each move along the perpendicular directions with the speed v each. The energy released during the process is. ये क्वेश्चन काफी बार हमने लास्ट वीडियो में भी करा था। इसमें हमने कहा कि एक हैवी मास होता है जो कि कुछ 3 पार्ट में टूट जाता है। इनिशियली हैवी मास को रेस्ट में कहा गया है, तो इसका मतलब इसका इनिशियली मोमेंटम 0 है। अब इसमें से एक मास मान लो इधर चला गया, एक मास मान लो इधर चला गया, और एक मास मान लो इधर चला गया, जिसको हम कहें कि v1 वेलोसिटी से चला गया, ये v2 वेलोसिटी से चला गया, और ये v3 वेलोसिटी से मूव कर गया, और फाइनल मोमेंटम भी अब हमारा 0 होना चाहिए क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम तभी 0 हो सकता है जब इन दो मोमेंटम का वेक्टर सम करें और इसके इक्वेट कर दें ताकि 0 सॉल्व हो जाए। तो इसको सॉल्व करने का एक मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया कि फर्स्ट दोनों परपेंडिकुलर है, तो पहले हम दोनों का रिजल्ट ढूंढ लें। m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो दो परपेंडिकुलर जा रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट जो लीनियर मोमेंटम आएगा, दैट लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द थर्ड लीनियर मोमेंटम इन अ मैग्नीट्यूड, ताकि कैंसिल आउट हो सके। तो एक बड़ा शॉर्टकट सा तरीका होता है जिससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो बॉडीज अगर चले जाएं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ने कहा गया
द मास m each move along the mutual perpendicular direction with the speed e. तो ये m जो है वो v स्पीड से जा रहा है, तो mv का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये भी v स्क्वायर से जा रहा है तो mv का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हमने अंडर रूट लगाया और टोटल मास हमारा 5m था, जिसमें से ये m हमने ले लिया तो ये हमारा हो गया 3m v3 बिकॉज टोटल मास इज 5m. mv का होल स्क्वायर प्लस mv का होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो ये बनता है √2mv, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा v3 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है √2 डिवाइड बाई 3 इंटू v. ये हमारे पास थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी कैलकुलेट होके आई, कितनी है. क्वेश्चन ने पूछा हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो अगर काइनेटिक एनर्जी रिलीज अगर हमने लिखना है तो हमने ये लिखना है कि हमारे पास अगर तीनों फ्रेगमेंट मूवमेंट करे हैं तो तीनों फ्रेगमेंट की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं हाफ इंटू m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m3 v3 स्क्वायर. देखिए इनिशियल मासेस तो क्वेश्चन ने m मेंशन करे थे जो कि v स्पीड से मूवमेंट करे थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इन दोनों के मासेस को हमने m लिखा और स्पीड को v लिखा. जो फाइनल थर्ड पार्ट था उसका मास हमारे पास था 3m और जो कि मूव कर रहा था √2 डिवाइड बाई 3 v के होल स्क्वायर से. ठीक है, हम चाहे तो इसमें से हाफ इंटू m v स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे देखिए हाफ कॉमन आ चुका है, m कॉमन आ चुका है, तो दिस विल बिकम 2/3. एलसीएम लिया जाएगा इसका 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 8 8/4/3 mv स्क्वायर इज अ राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आ रहा है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. 3 identical spheres each of mass capital M are placed at the corner of a right angle triangle with the mutual perpendicular sides equal to 2 meter. Taking the point of intersection of two mutual perpendicular sides at origin, तो इसको इसने origin लेने को बोला है. Find the position vector of center of mass. देखिए जो origin पे पार्टिकल पड़ा है उसका फिर हमारा कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया. जो हमारे पास x एक्सिस पे पड़ा है उसका हम लोग 2i प्लस 0j लिख सकते हैं क्योंकि इसमें j नहीं आएगा. और जो हमारा y एक्सिस पे पड़ा है उसका हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस 0i प्लस 2j लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो वी कैन सिंपली राइट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 vector plus m3 into r3 vector divided by total mass of the system, that will be m1 plus m2 plus m3. फर्स्ट मास अगर ओरिजिन वाला ले लें तो इसके पास पोजीशन वेक्टर नहीं होने की वजह से इसका आंसर 0 हो गया. सेकेंड मास अगर हम x एक्सिस वाला लें तो इसकी पोजीशन 2i हो गई है. थर्ड मास y एक्सिस वाला लें तो इसकी पोजीशन 2j हो गई है. डिवाइड बाय टोटल हमारे पास 3m मास हो गया है. So we can just write the answer is coming as 2/3 I plus j is a right answer. This is the position of the center of mass. A ball of mass small m is moving with some velocity. Strike the ball of the mass 2m at rest. If the collision is head on and the final kinetic energy of the system is half the kinetic energy of initial of the system, the value of coefficient of restitution is. देखिए काइनेटिक एनर्जी हमें कहा गया है जो फाइनल है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की हाफ है. तो हम कहें हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. ठीक है, क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली अगर आपको बताएं तो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मास m है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है. सामने एक बॉल है जिसका मास 2m है जो कि रेस्ट पे रखी हुई है और इसके साथ इसने कोलिजन किया है. ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट है हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर इज इक्वल्स टू हाफ। द फर्स्ट मास इज m, सेकेंड मास इज 2m, m1 प्लस m2 करेंगे तो 3m आ जाएगा। फर्स्ट बॉल u से चल रही है, सेकेंड बॉल 0 से रेस्ट पे है, 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो m मास वाली बॉल जो है u से मूवमेंट कर रही थी, तो हाफ m u स्क्वायर इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक ही बॉल मूवमेंट कर रही है, इज इक्वल्स टू इस 2 को यहां से कट करते हैं, इस m को यहां से कट करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया m/3 u स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां से m को इससे कैंसिल आउट किया जा सकता है, u स्क्वायर को यहां पे कैंसिल आउट किया जा सकता है, 3 को यहां ले लिया दिया है, तो 3/4 is coming as 1 minus e square. So we can write as e square is equals to 1 minus 3/4. 1 minus 3/4 करने से 1/4 बनता है, जिसे e की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2. The coefficient of restitution is equals to 1/2, which come in the option number 1. Two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with a negligible mass. क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ऐसे समझें कि एक नेग्लिजिबल मास की इस तरह की कोई रोड है और इस रोड के दोनों एंड्स पे हमने एक 10 kg का और एक 20 kg का मास अटैच किया है और रोड का मास लेने के लिए मना किया है। The length of the road is equals to 10 meter. The distance of center of mass of the system from the 10 kg क्या होगा? 10 kg को लेट से हम m1 कह देते हैं और 20 kg को हम m2 कह देते हैं। अगर हम m1 कहते हैं तो m1 से अगर सेंटर ऑफ मास को ढूंढना है तो उसको हम लोग x1 पोजीशन कहें तो एक फॉर्मूला होता है x1 का, दैट इज इक्वल्स टू m2 इंटू टोटल लेंथ डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m2 की वैल्यू 20 हो गई, टोटल लेंथ 10 हो गई। टोटल मास की बात करें तो 10 प्लस 20 30 हो गया है, 0 से 0 कट हो गया, तो आंसर इज कमिंग एज 20/3 मीटर इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द m1। A shell of mass m is initially at rest. It explodes into 3 fragments having a mass ratio 2:2:1. If the fragments having equal masses move in mutually perpendicular direction with the speed v, the speed of the third fragment is। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर लिया है, बहुत बार किया है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो मास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो हम कहते हैं कि थर्ड मास की वेलोसिटी ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो आता है m3v3 इज इक्वल्स टू m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब दो जो परपेंडिकुलर इस तरह से मूवमेंट करे हैं, अगर इन दोनों का वेक्टर सम कर दिया जाए, जैसे यहां आ जाएगा, तो एक पीछे आपका रिजल्ट आना चाहिए जो कि उसको कैंसिल आउट करें ताकि फाइनल मोमेंटम 0 हो पाए। तो m3 की बात करें तो हमें कहा गया 2 2 1, जिसमें दो इक्वल वाले म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं, तो अनइक्वल वाला 1 हुआ। v3 इज इक्वल्स टू 2 मास वाला v स्पीड से चला गया, फिर से 2 मास वाला v स्पीड से चला गया का अंडर रूट। ये 2v का होल स्क्वायर होने की वजह से इसे हम 2√2v कहेंगे, that will become v3. The velocity of third fragment is equals to 2√2v is the right answer. A particle of mass 4m kg at rest split into two particles of mass m and 3m. The ratio of kinetic energy of the mass m and 3m would be। देखिए अगर आपको कहा जाए कि इनिशियली कोई भी मास जो है वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम लिखा जाए तो 0 हो गया। अब ये मास कोई भी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, एक का मास m कह दें और एक का मास 3m कह दें, और इस तरह से स्प्लिट हो गया। अगर ये स्प्लिट हुआ तो इसका फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और फाइनल मोमेंटम तभी 0 हो सकता है जब एक मोमेंटम मान लो x में गेन करे तो दूसरा -x में गेन करे, जिन दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी है ताकि वो कैंसिल आउट होके 0 हो सके।
अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम कहते हैं p स्क्वायर बाय 2m कैन बी रिटन एज द काइनेटिक एनर्जीज फॉर्मूला। तो हम कहते हैं दोनों फ्रेगमेंट अगर दोनों का p सेम होगा तो इसका मतलब मास ही तो अलग होगा, तो यू कैन सिंपली राइट द काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। सो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल व्हिच इज हैविंग अ मास m टू द सेकंड पार्टिकल व्हिच इज हैविंग अ मास 3m। तो हमने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज m2/m1। m2 हमारा 3m हो गया और m1 हमारा m है, तो रेशियो इज कमिंग इज 3:1 इज द राइट आंसर। गिवन बिलो are the two statements, one labeled as assertion and other as reasons. When a firecracker explodes in mid-air, its fragments fly in such a way that they continue moving in the same path which the firecracker would have followed had it not exploded. क्वेश्चन कहता है कि लेट सपोज करिए कि आपने ग्राउंड से यहां से एक बॉम्ब को थ्रो करा, ये बॉम्ब ऊपर जाते जाते किसी जगह पे जाके एक्सप्लोड हो गया। अगर ये एक्सप्लोड होके दो पार्ट हो जाते हैं तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पार्ट यहां आके गिरेगा और सेकेंड पार्ट भी यहीं आके गिरेगा। इसका मतलब होता है एक्सप्लोजन से पहले जैसा उसका पाथ होता है बाद में भी उसका वही पाथ रहेगा। तो इसको कहा जाए तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि सारे पार्ट अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो असर्जन हमारा रॉन्ग हो गया। Explosion of cracker occurs due to the internal forces only and no external force act on these explosion. The reason के अंदर कहा गया कि explosion जो हुआ है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है और इसमें किसी भी तरह का बाहर का एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। तो इसका मतलब रीजन हमारे पास ट्रू है। तो हम कहते हैं ए इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट बिकॉज एक्सप्लोजन occurs ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस। A bullet of mass small m hit the block of mass capital M। तो ऐसा देखिए एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है। क्वेश्चन कहता है सामने कोई ब्लॉक पड़ा है जिसका मास कैपिटल M है और इसके साथ इसने कोलाइड कर लिया। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन। देखिए हम जब एक तरह से कोलिजन को पढ़ते हैं इलास्टिकली तो एक चीज पढ़ते हैं, वो कहता है जब दो बॉडीज के मासेस आइडेंटिकल हों। क्वेश्चन कहता है इफ मासेस are identical in head-on elastic collision, their velocities exchanges का मतलब होता है बुलेट की वेलोसिटी ब्लॉक के पास चली जाएगी, ब्लॉक की वेलोसिटी बुलेट के पास आ जाएगी। तो इसका मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बुलेट के पास होगी सारी की सारी ब्लॉक के पास चली जाएगी। तो इसका मतलब m की वैल्यू जब स्मॉल m के बराबर होते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। Two particles A and B initially at rest move towards each other under mutual force of attraction. At an instant when the speed of A is v and the speed of B is 3v, the speed of center of mass is। देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में कह रहा है दोनों रेस्ट पे थे, तो इसका मतलब अगर वो रेस्ट में थे तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था। अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर हम कहें ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस। सो आंसर इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0 एज बिफोर। अगर कोई भी सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आता है। A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height 40 meter. The ball hit the ground and rises to the height 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision will the ground will be। देखिए क्वेश्चन ने आपसे पूछा व्हाट इज अ इंपल्स और इंपल्स का तरीका होता है ढूंढने का व्हाट इज अ चेंज इन अ मोमेंटम। तो यू कैन जस्ट राइट एज द इंपल्स इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर हमारे पास डायरेक्शंस नहीं दी गई है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड है और हमने यहां से किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया।
जब इस बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया तो ये एक 40 मीटर हाइट से ट्रैवल करती हुई बॉल जाके ग्राउंड पे जाके हिट हो गई, और हिट होने पे इसकी वेलोसिटी को हमने u1 कहा। हिट होने के बाद ये बॉल ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और क्वेश्चन कहता है ये 10 मीटर तक राइज कर जाती है। तो जब इसको ड्रॉप किया गया 40 मीटर से आई, जब ये वापस राइज हुई तो 10 मीटर तक राइज हुआ। तो व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होंगी। तो पहले हम कहते हैं किस वेलोसिटी से आके ये बॉल स्ट्राइक होगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh। तो हमने लिखा 2, द वैल्यू ऑफ g इज टेकन एज 9.8 और h की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें 40 लेने को बोला है, तो हमने इसको इस तरह से लिखा। ठीक है जी, 240 अब आपके पास है 9.8। 9.8 को आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2 इज 98, और 40 में से 0 गायब करके 4 लिखा, क्योंकि वो वहां पे हमारे पास 9.8 था। 2 और 2 का रूट 2 हो गया, 49 का 7 हो गया, 4 का फिर से 2 आ गया, तो दिस इज कम्स एज 28 मीटर पर सेकेंड। तो u1 इज 28 मीटर पर सेकेंड। अब हम कहते हैं टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और टकराने के बाद वेलोसिटी होती है फिर से आपके पास अंडर रूट ऑफ 2gh। g की वैल्यू फिर से हमने यूज करनी है 9.8 और h की वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम चाहें तो इसको इजी करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 49, 10 हट गया क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था, तो ये आपके पास हो गया 2 इंटू 7, यू विल गेट अ 14 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड 28 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब कहते हैं इंपल्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लेना होगा, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मास क्वेश्चन ने मेंशन किया 0.5 kg है, बॉडी 14 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है और 28 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रही थी। 28 मीटर पर सेकेंड को मैंने माइनस लिया है क्योंकि बॉडी नीचे आ रही थी। ये आपके पास हो गया 0.5, 14 को 28 में ऐड किया तो 42 हो गया, 42 को 0.5 से मल्टीपल किया तो 21 न्यूटन इंटू सेकेंड, विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Two bodies A and B of same mass undergo complete inelastic one-dimensional collision. The body A moves with the velocity v1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after the collision is v2. What is the ratio of v1 to the v2? देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि A बॉडी और B बॉडी का मास सेम है, तो M मास की बॉडी A है और M मास की ही बॉडी B है। ए बॉडी मान लीजिए v1 से ट्रैवल कर रही थी और बी बॉडी के साथ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन किया, और बी बॉडी के बारे में कहा गया रेस्ट पे थी। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें और फाइनल मोमेंटम को इक्वल करें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी किसी v1 वेलोसिटी से चल रही थी, बाद में इनइलास्टिक कोलिजन होने की वजह से इन दोनों के मासेस ऐड हो जाएंगे, बोथ विल मूव टुगेदर, और अब ये v2 से मूवमेंट करेगी। तो अगर हम कहें v1 और v2 का रेशो क्या आएगा, तो v1 और v2 का रेशो आपके पास आएगा 2/1 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का। तो इसके अंदर हमने 2025 तक के क्वेश्चंस को कवर अप किया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करें, आपका एक शेयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बार हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज सेंटर ऑफ मास में इतना ही। थैंक यू सो मच।